नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एडीपी क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने यांत्रिकी चैप्टर से द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति आदि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था। इन सभी पॉइंटों से जो भी हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे प्रश्नों को हम सीक्वेंस बाई यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बने हुए क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण के नियम, बी में दिया है जड़त्व का नियम, सी में है संवेग के संरक्षण के नियम और डी में है ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर हम लोग का हो जाएगा और यही सही आंसर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कम कार्य करने में, बी में दिया हुआ है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, जो कि यही सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका दिया हुआ व्याख्या को हम लोग चर्चा करते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों, 3 नंबर है दोस्तों। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग जो होता है क्या होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह पहले घटेगी या पहले बढ़ेगी। ठीक है, तो दिया हुआ है जब कोई व्यक्ति किसी तराजू पर खड़ा है तो वो गहरी सांस लेगा तो उसका वेट जो होगा, तराजू का रीडिंग बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए इसका दिया हुआ व्याख्या की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू का रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। जैसे 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजन होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में दिया हुआ है अपकेंद्रण, बी में दिया है अपोहन, सी में दिया है उत्क्रमण प्रसरण और डी में दिया हुआ है विसरण। तो हम लोग जानते हैं वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, 2 होता है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय पर वॉशिंग मशीन हो गया, ये काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का एक सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, जो तो अपकेंद्रीय होता है। ठीक है, प्रक्षालन मशीन का कार्य क्या होता है, सिद्धांत इसका अपकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर जो कि ए में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कहने का मतलब वो अदिश राशि है। तो अदिश राशि होता है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि होता है। वेग, आयतन और बल, विस्थापन, ये 4 दिया हुआ है। तो इसमें सदिश राशि नहीं यानी कि अदिश राशि है। तो जानते हैं हम लोग आयतन जो कि एक सदिश राशि अदिश राशि है, बाकी वेग, बल, विस्थापन ये तीनों सदिश राशि होता है। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। 6 के का आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा, जो कि आयतन। चलिए इसका कुछ व्याख्या दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग ये सब सदिश राशि है, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है संवेग है, बी में दाब है, सी में ऊर्जा है और डी में कार्य है। तो हम लोग जानते हैं संवेग एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, जबकि दाब, कार्य, ऊर्जा तीनों में केवल परिणाम होता है।
दिशा नहीं होता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, विस्थापन हम लोग का केवल सदिश राशि है। क्वेश्चन 9 कह रहा है पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। द्रव्यमान प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, संवेग और वेग के अनुपात के भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त होती है। आइए इसका दिया हुआ व्याख्या पर हम पढ़ते हैं दोस्तों। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग होता है। ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग इंटू द्रव्यमान, यानी इसलिए द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा संवेग बटा वेग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, यानी कि किसका बराबर, मास बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है बल का गुणनफल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ए बराबर यानी फोर्स बराबर ए में होता है दोस्तों, यानी यहाँ पर जानते हैं फोर्स बराबर एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास हो जाएगा और ये हो जाएगा त्वरण, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि बल का गुणनफल किससे किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी में है द्रव्यमान और त्वरण से। तो 10 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, वही चीज़ है ए बराबर ए में दर्शाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी। ये 6 हो जाएगी, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, देखते हैं और इससे निकालेंगे तो हम लोग का आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का अंश क्या होता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही इसको विनाश किया जाता है। ठीक है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवाओं की 13 नंबर प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो ये केवल स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, सॉरी ये गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हाफ mv² बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, और गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं में ऊर्जा कैसी होती है, हवाओं में हमेशा गतिज करते रहता है, इसलिए इसे केवल गतिज कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 की तरफ चलते हैं। 14 में कह रहा है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों, यहाँ पर गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया स्थिति ऊर्जा ये नहीं होगा, सौर ऊर्जा ये भी नहीं होगा, विकिरण ऊर्जा ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की तरफ झुक जाता है, इसका क्या कारण होता है। तो स्थिरता का जड़त्व होता है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिर के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये स्थिरता का जड़त्व होता है। 15 के एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, 16 में कह रहा है दोस्तों कथन 1 और कथन 2। कथन 1 में दिया हुआ है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। ठीक है, और कारण आर में दिया हुआ है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ए और आर दोनों की सही है, परंतु और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी में दिया है सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी में दिया हुआ है दोस्तों जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होते हैं, जो कि आंसर हम लोग का डी सही दिया हुआ है। ठीक है, ये आइए इसका दिया हुआ व्याख्या पर हम लोग पढ़ते हैं। सड़क पर
चलने से हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होती है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम में क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत क्रिया होती है, प्रति एक विपरीत क्रिया होती है। तो यहाँ पर न्यूटन के तृतीय नियम लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, निम्न कथनों पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है। इसमें पूछा हुआ है, कथन जो दिया हुआ है दोस्तों, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलयान मान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना आसान होता है। ठीक है। ऑप्शन ए में आइए। किसी चलयानमान वस्तु का भार कम होता है, बी में है प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, और सी में है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, और डी में है अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो सी में है एक बार गाड़ी चल पड़ने से बाद घर्षण जो होता है उसका कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। 19 कह रहा है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी, तो बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान के कितना गुणा होगा? 10 गुना बराबर हो जाएगा। 10 गुना बराबर कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है दोस्तों, इसको देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न नंबर संख्या 20 कह रहा है। 20 कह रहा है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वह क्रमशः एक्स, वाई और जेड की दूरी रुक जाते हैं। तो तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा किसके? वाई के। वाई बराबर हो जाएगा जेड के। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वह समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः एक्स, वाई, जेड आपस में बराबर होगी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है। 21 में दिया है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेग में क्या अनुपात होगा? तो वेग में अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 2:3 के हो जाएगा। ठीक है। यानी द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v1 है और दूरी है वस्तु का v2 पर है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12 mv²। तो k1 और k2 से इसको भाग दे देंगे, यानी कि अनुपात में निकल कर आ जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या जो कि बी हम लोग का सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की तरफ देखते हैं। 22 में कह रहा है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगला पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? बी में है, सॉरी ए ऑप्शन दिया हुआ है, यह आर से अधिक होगी, यह बी में ये आर से कम होगी, ये आर के बराबर होगी, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर कर दी। यहाँ पर दिया है यह आर से कम होगी। ठीक है। यानी कि किसी वस्तु में गति घर्षण अवलंबन प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या हम लोग 23 की तरफ देखते हैं। 23 में दिया हुआ है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह सी नंबर हो जाएगा। क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है। जो कि ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थिति तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 24 कह रहा है, ये कथन दिया हुआ है 24 में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्षीण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। ठीक है। 4 पहिए वाला वाहन कह रहा है। ए में दिया हुआ है, बाहरी पहिए पर उलटेगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर के तरफ फिसलेगा, अंदर के तरफ फिसलेगा। 4 दिया हुआ जो कि 1 और 3 बाहरी पहिए पर उल्टेगा और 3 में है बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है?
तो त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला जो होता है ए बराबर होता है दोस्तों, ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो कि v क्या हो जाएगा दोस्तों, कण का अंतिम वेग होगा, u होगा प्रारंभिक वेग, और त्वरण ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, t हो जाएगा टाइम हो जाएगा। यानी कि v बराबर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी एक्सीलरेशन ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 की तरफ चलते हैं। 26 के सॉरी यहाँ पर 25 तक यानी यांत्रिकी चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए। कल हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो हम लोग गतिज के बारे में कल पढ़ेंगे, और इससे जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर नंबर वाइज कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।